हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 मैंने बनाया था, उसमें मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी इस वीडियो में उपयोग होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 को आज हम जानेंगे फ्री एनर्जी चेंज डेल जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बीच क्या रिलेशन है और इस रिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि कोई रिएक्शन कब फिजिबल होगा, कब फिजिबल नहीं होगा। ठीक, मतलब कब पॉसिबल होगा कोई रिएक्शन। तो उसमें हमने जाना था कि डेल जी अगर किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव आता है, डेल जी चेंज मतलब फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आता है, तो वो रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना, ये हर जगह काम आएगा कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए डेल जी जो है क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी वो पॉसिबल है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस बताया था कि किस टेम्परेचर में कोई रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, कोई कोई रिएक्शन ऐसा होता है जो किसी भी टेम्परेचर में हो पॉसिबल होगा। ठीक है, बस आप रिएक्टेंट को पास लाइए, वो रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको एक सर्टेन टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्शन हो पाता है। ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस पढ़ा। अभी हम इस लेक्चर में मेन क्या जानेंगे कि कंडीशंस जो हमने पढ़ते हैं, जैसे ब्लास्ट फर्नेस में हमको चाहिए रिड्यूसिंग कंडीशन, तो वहाँ पे हमें रिड्यूसिंग कंडीशन क्यों चाहिए। ठीक है, और रिड्यूसिंग कंडीशन चाहिए तो कितना कंडीशन रिड्यूसिंग कितना चाहिए, है ना, मतलब मैथमेटिकली हमें वहाँ पे वैल्यू कितना वैल्यू का हमें रिड्यूसिंग कंडीशन चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है किसी रिएक्शन का। ठीक है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है एक्स ए प्लस वाई बी, ये दोनों मिल के आपको बना रहे हैं एम सी प्लस एन डी। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का फॉर्मूला होता है एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सीधा हम इसका एक्टिविटी निकाल लेते हैं। एक्टिविटी के इज इक्वल टू क्या हो जाए, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, सी और डी प्रोडक्ट है, तो एक्टिविटी ऑफ सी। अब देखिए सी के सामने क्या है, एम है, एम की कुछ वैल्यू होगी, जैसे होता है ना 2C 2CO, तो वही है, एम का है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो एम जो है ना इसके पावर में आ जाएगा, ए सी की पावर एक्टिविटी ऑफ सी की पावर एम इंटू, यहाँ पे इंटू आएगा, है ना, मल्टीप्लाई एक्टिविटी ऑफ डी, डी यहाँ पे कोई एलिमेंट है, तो एक्टिविटी ऑफ डी की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट का एक्टिविटी, उसके बाद डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की एक्टिविटी, तो रिएक्टेंट में क्या है, ए है। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ ए की पावर एक्स इंटू एक्टिविटी ऑफ बी की पावर वाई। अब ना हम क्या करते हैं, जैसे कोई रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन जैसे कि मान लीजिए FeO प्लस CO इज इक्वल टू Fe प्लस CO2, ये एक रिएक्शन है। तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ Fe इंटू एक्टिविटी ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ FeO इंटू एक्टिविटी ऑफ CO। ठीक है, इस तरह से होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड की एक्टिविटी हम 1 मानते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका इस रिएक्शन में क्या है, FeO सॉलिड है, CO जो है वो गैस है, यहाँ पे Fe सॉलिड है ना, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सॉलिड और 2 गैस है। तो सॉलिड की एक्टिविटी, ठीक है, सॉलिड की एक्टिविटी हम कितना मानते हैं, 1, और गैस की एक्टिविटी नहीं होती है, गैस की एक्टिविटी ना हो कि इसकी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड की एक्टिविटी 1 मानेंगे और गैस की एक्टिविटी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, K इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ Fe, है ना, एक्टिविटी ऑफ Fe इंटू एक्टिविटी ऑफ CO2, पहले लिख के बता रहा हूँ, पहले एक्टिविटी ऑफ FeO इंटू एक्टिविटी ऑफ CO। अब देखो यहाँ पे Fe और FeO क्या है, 1 है, एक्टिविटी उसकी एक होती तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा तो हमको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी एक्टिविटी 1 हो गई, 1 इंटू, अब एक्टिविटी ऑफ CO2, तो CO2 क्या है, गैस है, तो उसकी एक्टिविटी ना होकर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई
एक्टिविटी ऑफ एफ यू सॉलिड है तो इसकी एक्टिविटी हो जाएगी 1 इंटू एक्टिविटी ऑफ सी ओ, तो इसकी एक्टिविटी ना होगी क्या होती है पार्शियल प्रेशर, तो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ये दोनों का जो रेशियो है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, एक तरह से अमाउंट है, अमाउंट ऑफ गैस एक तरह से बोल सकते हो। पार्शियल प्रेशर अगर आपको समझ नहीं आता है तो एकदम सीधा सिंपल भाषा में बोल दो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितना अमाउंट में है और CO कितना अमाउंट में है। तो उस रिएक्शन के लिए ना जो FeO और Fe+CO2 के लिए जो अभी रिएक्शन था, इसके लिए ये ना इक्विलिब्रियम रेशियो है, CO2 और CO का क्या है, ये इक्विलिब्रियम रेशियो है ये। ठीक है, तो हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इस रिएक्शन के लिए ये मिल गया, K इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। ठीक है ना। अब ये एक और चीज़ क्या बता रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO फॉर दिस रिएक्शन, ये भी बता रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि डेल जी मतलब फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशन है। तो डेल जी इज इक्वल टू होता है माइनस RT ln K। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आप लिख लीजिए। डेल जी इज इक्वल टू क्या है, फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस R यहाँ पे है गैस कांस्टेंट, D यहाँ पे है टेम्परेचर, ठीक है, और K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या कर रहा है, डेल जी और K के बीच में रिलेशन बता रहा है। ठीक है, डेल जी फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन बता रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि डेल जी नेगेटिव होगा तभी जा करके क्या होगा, आपका ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगा। ठीक है ना। अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, फिर एक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, वहाँ से आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक गुब्बारा है, ठीक है, इसमें भरा हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, गुब्बारे के अंदर मैंने क्या भर दिया है, ऑक्सीजन, है ना। या ऑक्सीजन छोड़िए, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई है। ठीक है, अब इस गुब्बारे को हम फोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में फोड़ेंगे गुब्बारे को, तो गुब्बारे से हवा क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि गुब्बारे के अंदर हवा जो है ज़्यादा प्रेशर से भरा गया है और बाहर एनवायरनमेंट का प्रेशर कम है, इसलिए हवा अंदर से बाहर की ओर मूव करेगी, लो प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, लेकिन अब इसी गुब्बारे को मैं एक और रूम में ले गया, एक और चैम्बर में ले गया, मान लीजिए वहाँ का प्रेशर गुब्बारे के प्रेशर से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर गुब्बारे के अंदर उससे ज़्यादा प्रेशर बाहर है, रूम के बाहर। तो उस कंडीशन में अगर आप इस गुब्बारे को फोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ से हवा बाहर निकलेगी क्या, गुब्बारे के अंदर से हवा बाहर नहीं निकलेगी। उल्टा ये भी हो सकता है कि बाहर की हवा अंदर और चली जाए गुब्बारे के अंदर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी आपका काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका काम आता है जैसे किसी और का आप रिडक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल Fe2O3 का आपने रिडक्शन करना है। ठीक है, इसका आपको रिडक्शन करना है, यहाँ से ऑक्सीजन हटाना है, तो ये Fe2O3 का और है। अब इसको मैं ऐसे इन्वायरमेंट में रखूँगा जहाँ नॉर्मल अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि कार्बन इसके साथ रिएक्शन कर ले, है ना। मतलब ऐसे रूम लिया, रूम में मैंने क्या किया, हेमेटाइट कोर को लिया और कार्बन को मिक्स करके छोड़ दिया। अब मैं सोचूंगा क्या ये रिएक्शन होगा, तो एक तो वहाँ पर टेम्परेचर नहीं है, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए उस रिएक्शन को होने के लिए। अब मान लीजिए मैं उसमें टेम्परेचर भी दे दिया, मैंने क्या किया, उस रूम के टेम्परेचर को मान लीजिए मैंने 1000 डिग्री कर भी दिया, तब भी ये रिएक्शन, ये कार्बन इसको रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, क्यों रिड्यूस नहीं करेगा, जब तक आप उस रूम का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग कंडीशन नहीं करोगे तब तक वो रिएक्शन नहीं करेगा। रिड्यूसिंग कंडीशन करने का क्या मतलब है कि उस रूम में से पूरे ऑक्सीजन को आप क्या कर लोगे, बाहर निकाल दोगे, उस रूम में से पूरी ऑक्सीजन को बाहर निकाल दोगे, या उस ऑक्सीजन को किसी रिड्यूसिंग गैस में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे ऑक्सीजन को कार्बन के साथ रिएक्शन करा के आप उसको CO बना दोगे। मतलब उस रूम में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तब जा करके Fe2O3 में से ऑक्सीजन बाहर निकल पाएगा। ठीक है, मतलब रूम में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आयरन ओर में जो ऑक्सीजन है उसके पार्शियल प्रेशर से कम होना चाहिए। जब प्रेशर कम होगा बाहर का ऑक्सीजन का, तभी अंदर से Fe2O3 से ऑक्सीजन बाहर निकल पाएगा। सेम इज़ जैसे गुब्बारे का एग्जांपल थे, गुब्बारे में से हवा बाहर निकलेगी तभी जब बाहर का प्रेशर कम होगा। सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एनवायरनमेंट में कम होना चाहिए, तब जाके यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल पाएगा। ठीक है, ये एकदम मेन मुद्दा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बात आती है कि कितना रखना है, कितना ऑक्सीजन आपको कम रखना है। तो उसी के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है डेल जी और के के बीच जो रिलेशन है, डेल जी और के बीच जो रिलेशन है उस फॉर्मूले की। ठीक है, हमने फॉर्मूला देख लिया रिलेशन का। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वही वाला FeO प्लस
सी ओ इज इक्वल टू क्या बना रहा है ये Fe प्लस CO2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें डेल जी का इसका फॉर्मूला दिया है, डेल जी का इसका दिया है, इसका दिया है -22552.1 प्लस 24T। ये ऐसा दिया है आपको, मतलब आपको ये चीज़ पता है ना, डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस, ये चीज़ आपको ना पता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपको क्या है, डेल एच हुआ, और ये 24 क्या है, डेल एस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे दिया है 923 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे दिया है 923 केल्विन, है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ पूछा जा रहा है, इस न्यूमेरिकल में ये चीज़ पूछा जा रहा है कि आपको अमाउंट ऑफ CO निकालना है फॉर रिड्यूसिंग द AFO। मतलब AFO जो है, आयरन ऑक्साइड जो है, उसको रिड्यूस करने के लिए हमको कितना CO की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, कितना CO की ज़रूरत पड़ेगी ये आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ये आप लिख लीजिए, अगर कॉपी होगा तो आप इसको लिख लीजिए। सबसे पहले हम डेल जी की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल जी की वैल्यू, डेल जी के फॉर्मूले में क्या है, टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर डाल दीजिए उसमें 923, तो कितना हो जाएगा -2222.1 प्लस कितना था 24 इंटू टी था, तो टी की वैल्यू कितनी है 923 दिया है, तो इसको डाल के आप क्या कर लीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जा रही है -400.1 जूल पर मोल। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई, है ना। अब आपको क्या पता है, के और इसके बीच का रिलेशन आपको पता है। ठीक है, तो आप उसी फॉर्मूले में रख दीजिए। आपको पता है कि डेल जी इज इक्वल टू -RT/ln K है। ठीक है, -RT/ln K है, तो अभी डेल जी की वैल्यू कितना है, ये अभी -400 आया, -400.1 इज इक्वल टू -R। आर का आर क्या है, गैस कांस्टेंट, तो गैस कांस्टेंट कितना होता है, वैल्यू 8.314 होता है। ठीक है, टेम्परेचर दिया गया है 923। ठीक है, इंटू ln K, हमको एक्चुअली में K निकालेंगे, वहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और CO का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए अब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस इधर से कट जाएगा, तो ln K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4000 बटे इतना हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, ln K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अब, 400 डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे कितना दिया है आपका, टेम्परेचर कितने बोला, 923, तो ये हो जाएगा 923। तो ln K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ln K इज इक्वल टू हो जाएगा 0.052। ठीक है, अब यहाँ से आप K की वैल्यू निकाल लीजिए, K इज इक्वल टू ये ln उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 0.052 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में डालिए, आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। तो K इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1.054। ये K की वैल्यू मिल गई। अब K क्या है, रिएक्शन से हम K निकालेंगे। K अभी मैंने जस्ट पहले निकाला था ना, उसी रिएक्शन के लिए तो हमको आया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ K इज इक्वल टू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, ये होता है। ठीक है, तो K इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है, 1.054 इतनी है। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO और CO2। अब क्वेश्चन में एक चीज़ ये भी दिया गया है कि आपको अमाउंट ऑफ CO रिक्वायर्ड बताना है, अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस AFO। ठीक है, अब वहाँ पे टेम्परेचर बताया था कितना, 923 केल्विन, और प्रेशर भी बताया था, प्रेशर इसमें दिया था कि 1.5 एटमॉस्फेयर। इस प्रेशर के लिए आपको, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के लिए आपको अमाउंट ऑफ CO गैस निकालना है कि कितना CO गैस जरूरी है AFO को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हमको क्या मिला, CO2। अब आपको पता है कि गैस में क्या क्या है, CO और CO2 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू कितना है, 1.5 है। मतलब दोनों गैस के कारण कितना प्रेशर बन रहा है, 1.5। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब यहाँ से आप क्या कर लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या करो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस PCO, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को मैंने रिप्लेस कर दिया
CO के टर्म में। तो अब इसी फॉर्मूले को आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है। आप कॉपी पेन लेके इसको सॉल्व करिए, तब समझ में आएगा। जो मैं लिख रहा हूँ सेम चीज़ लिखिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1.5 माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। तो इसको आप उस वाले फॉर्मूले में डाल दीजिए, के वाले फॉर्मूले में। तो के इज इक्वल टू क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। तो अभी मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का निकाला, ये कितना है 1.5 माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, है ना। अब के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू भी हमने निकाली थी ना, 1.0554 है। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। तो यहाँ से मुझे CO की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अननोन क्या है, एक ही है ना अननोन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। तो आप इसको निकाल लीजिए। तो कैसे निकालोगे, 1.054 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू 1.5 माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। अब इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए आप। तो कितना हो जाएगा 1.054 प्लस 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। मतलब मैं बस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई, इसको जोड़ेंगे तो 2.054, ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO की वैल्यू आ जाएगी 0.73 एटमॉस्फेयर, ठीक है। इतनी वैल्यू निकल के आ गई, है ना। अब हमने अभी क्या निकाला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना था 1.54 माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। तो CO की वैल्यू हमने अभी निकाली, तो 1.5 माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO की वैल्यू निकाली ना अभी 0.73, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यू आ जाएगी 0.77। तो ये CO2 का है, ये CO2 का पार्शियल प्रेशर आया 0.77 और CO का पार्शियल प्रेशर आया 0.73, ठीक है। अब इसका आप रेशियो निकाल सकते हो दोनों का, कि कितने परसेंट में CO चाहिए, कितने परसेंट CO2 चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। आप CO का परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ CO कि गैस में कितना CO होना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ CO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर इंटू 100। तो पार्शियल प्रेशर CO का कितना है, CO का पार्शियल प्रेशर कितना है, CO का पार्शियल प्रेशर हमने निकाला 0.73, है ना। टोटल प्रेशर कितना था 1.5 इंटू 100 कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका CO का परसेंटेज आ जाएगा 48। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको लगभग 48%, ठीक है। तो मतलब आपका जो गैस होगा ना, उसमें कम से कम 48% CO होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको जो FeO है ना, उसको रिड्यूस कराना है किससे, CO से, ठीक है। CO से रिड्यूस कराना है, ये रिएक्शन करवाना है। मतलब कम से कम जो गैस है ना, उसमें 48% क्या होना चाहिए, CO होना चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल है ना। इससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेहतर है। तब CO मिनिमम कितना चाहिए, 48% चाहिए। अगर इससे कम हुआ CO, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब अंदर में आपको CO कंटेंट, मतलब रिड्यूसिंग कंडीशन कितना रखना है, CO कितना रखना है, 48% CO आपको रखना ही रखना है। 48 से ऊपर ही रखना है, उससे कम आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं कि कैसा कंडीशन चाहिए कोई रिएक्शन होने के लिए, है ना, क्या रिक्वायरमेंट है, ये है, ठीक है। तो ये जो रिड्यूसिंग गैस है ना, उसका अमाउंट ऑफ पता कर सकते हो, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। जैसे मान लीजिए कि ZnO ही रिएक्शन कर रहे हैं मान लीजिए CO से, तो यहाँ पे आ जाएगा Zn प्लस CO2। तो यहाँ पे भी आपको CO निकालना पड़ेगा, कितना CO हमको चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट निकालोगे, पहले उसका डेल जी पता करोगे, फिर डेल जी से इसका माइनस RT लेन के थे, के निकालोगे, के निकालने के बाद पार्शियल प्रेशर निकालोगे, वहाँ से आप परसेंटेज निकालोगे कि कितना परसेंट मुझे CO एक्चुअली में फर्नेस के अंदर चाहिए, ताकि ये रिड्यूसिंग रिएक्शन हो सके, ठीक है। तो ये कंडीशन को आप ऐसे पता लगा सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए मेटलर्जिकल थर्मोडायनेमिक्स में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसको मैं बाद में कभी कवर करूँगा, जब मैं मेटलर्जिकल थर्मोडायनेमिक्स जब मतलब डिटेल से पढ़ाऊँगा ना, उस समय सारी चीज़ों को कवर करूँगा। तो अभी ये जो 2 वीडियो है ना, वो आपके लिए ज़रूरी था, ताकि आप एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी को समझ सको, है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, तो उसके लिए जो ज़रूरी थर्मोडायनेमिक्स था, उसको हमने थोड़ा बहुत जान लिया है। जब मैं मेन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊँगा, तब वहाँ पर और आपको डिटेल से बताऊँगा, ओके। तो वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।